नमस्कार सभी विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने अप्लाइड केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में डाल्टन का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, बोहर का परमाणु मॉडल और बोहर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी और क्या लाभ थे, इसका अध्ययन पिछली कक्षा में किया था। आज हम अपनी इस क्लास में सोमरफील्ड द्वारा बोहर मॉडल में सुधार, बोरबरी नियम, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान सहित आइसोटोप्स तथा संभारिक, समस्थानिक इत्यादि टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आप सभी अपनी कॉपी पे हेडिंग लिख लीजिए, सोमरफील्ड द्वारा बोहर मॉडल में सुधार। सोमरफील्ड द्वारा बोहर मॉडल में सुधार। तो आपको बताएं कि सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन के पथ मतलब डायरेक्शन, अर्थात परमाणु में कक्षों को केवल वृत्ताकार ना मानकर कैसा माना, दीर्घ वृत्ताकार भी माना। मींस सोमरफील्ड का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में घूम रहे हैं तो उनका पथ वृत्ताकार होने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार भी होगा। सोमरफील्ड के अनुसार प्रथम कक्ष वृत्ताकार होता है तथा दूसरे कक्ष में 2 ऊर्जा स्तर होते हैं और तीसरे कक्ष में 3 ऊर्जा स्तर होते हैं और चौथे कक्ष में 4 ऊर्जा स्तर होते हैं। मींस सोमरफील्ड ने बताया कि जितनी कक्षों की संख्या होती है उतनी ही उन कक्षों में उपकक्ष को हम कहते हैं उप ऊर्जा स्तर। तो सोमरफील्ड के अनुसार प्रथम कक्ष वृत्ताकार होता है तथा दूसरे कक्ष में 2 ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें से एक वृत्ताकार होता है और दूसरा दीर्घ वृत्ताकार होता है। और इसी प्रकार तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष होते हैं। 3 उपकक्षों में से एक वृत्ताकार होता है और दूसरा व तीसरा दीर्घ वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार चौथे कक्ष में 4 उपकक्ष होते हैं जिनमें से पहला वाला वृत्ताकार और दूसरा व तीसरा एवं चौथा दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। मींस पहली कक्ष में एक उपकक्ष वृत्ताकार और दूसरे कक्ष में 2 उपकक्ष जिनमें से एक वृत्ताकार और दूसरा दीर्घ वृत्ताकार। और जब तीसरे कक्ष की बात करते हैं तो तीसरे कक्ष में 3 क्या होते, उपकक्ष। तो 3 उपकक्षों में से पहला वाला वृत्ताकार और दूसरा व तीसरा दीर्घ वृत्ताकार। इसी प्रकार अगर हम चौथे कक्ष की बात करें तो चौथे कक्ष में 4 उपकक्ष होते हैं जिसमें से पहला वृत्ताकार होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे होते, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी कक्ष में उपकक्ष की संख्या कक्ष के समान होती है। मींस यदि 3 कक्षाएं हैं, तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा में कितने उपकक्ष होंगे, 3 उपकक्ष होंगे। अगर चौथी कक्षा है तो चौथी कक्षा में कितने उपकक्ष होंगे, 4 उपकक्ष होंगे। तो सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर जो बोहर के मॉडल की कमी थी उसको दूर किया गया। कौन सी कमी को दूर किया गया, तो सबसे मुख्य उपलब्धि सोमरफील्ड को यह हासिल हुई कि सोमरफील्ड ने जीमैन प्रभाव की व्याख्या की। किस प्रभाव की व्याख्या की, जीमैन प्रभाव की व्याख्या की। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या सोमरफील्ड द्वारा
नहीं की जा सकी, अतः सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। आपको बता दे रहे कि जो कक्षाओं की आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। अगर पहली कक्षा है तो कक्षा कैसी होगी? वृत्ताकार। अगर दो कक्षाएं हैं तो पहली वृत्ताकार और दूसरी होगी आपकी दीर्घवृत्ताकार। n बराबर 2। एक है वृत्ताकार, दूसरी दीर्घ वृत्ताकार। अगर तीन कक्षाएं होंगी तो पहली वृत्ताकार और दूसरी और तीसरी दीर्घवृत्ताकार। अगर चार कक्षाएं हैं तो पहली वाली वृत्ताकार, दूसरी, तीसरी और चौथी कैसी होगी? दीर्घवृत्ताकार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है परमाणु के भाग, पार्ट्स ऑफ एटम, परमाणु के भाग। तो परमाणु के मुख्य तीन भाग होते हैं। पहला केंद्रक, इसको हम नाभिक भी कहते हैं। नाभिक के भीतर ही होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा भाग है आपका केंद्रक का ब्राहा भाग मतलब एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का ब्राहा भाग। पहला क्या है आपका? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो न्यूक्लियस के बारे में बताएं तो ये परमाणु के मध्य का भाग होता है और जो इसका व्यास है वो कैसा होता है? बहुत परमाणु की तुलना में केंद्रक कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। किसकी तुलना में? पूरे परमाणु की तुलना में। और इसी केंद्रक में परमाणु का अधिकांश भार मीन्स वेट रहता है। और केंद्रक में मुख्य दो भाग होते हैं, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इस पर धनावेश होता है। धनावेश होने के साथ प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के समान होता है। मीन्स प्रोटॉन का जो भार है, भार मीन्स वेट, वो किसके होता है? हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर। प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है। और चार्ज कैसा होता है इस पे? पॉजिटिव चार्ज। वही न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है और इसका भार भी प्रोटॉन के समान हाइड्रोजन के परमाणु के भार के बराबर होता है। और जो किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है, मीन्स किसी तत्व का परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और दूसरा भाग होता है केंद्रक का ब्राहा भाग। तो आपको बताएं कि केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं? घूमते हैं। और किसी कक्ष में घूमने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता, मतलब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कौन सा नियम देता है? बोर-बरी का नियम। तो जो ब्राहा भाग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी बंद कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो हम अगला नियम पढ़ेंगे, बोर-बरी नियम।